16 दिसंबर 2020 को रात 8 बजे वो मेरे प्रोग्राम हरफे रास में उन नौजवानों की ईमान अफरोज दास्तान बयान कर रहे थे जो मशरकी पाकिस्तान में भारतीय फौज और उसकी तैयार करदा मुक्ति बाहिनी के मजालिम के सामने सीना सिपर हुए थे। तो मैं बावजूद ज़ब्तो एहतियात अपनी आंख के कोनों पर आए हुए आंसुओं को ना रोक सका था। किस्सा तवील भी है और दिल गुदाज भी। मुक्ति बाहिनी के इन्हीं मजालिम की दास्तान वारिस मीर साहिब ने अपने उन कॉलमों में भी बयान की है जो उन्होंने 1971 में मशरकी पाकिस्तान के अपने दौरे के बाद तहरीर किए थे। ये दरअसल पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा का एक वफ्द था जो उस वक्त स्टूडेंट्स यूनियन के सदर जावेद हाशमी के साथियों पर मुश्तमिल था, जिसकी क़यादत बाहैसियत स्टूडेंट्स एडवाइज़र वारिस मीर कर रहे थे। उन्होंने मुक्ति बाहिनी के कायम करदा उन मज़बा खानों का जिक्र किया है जहां पाकिस्तान के हामियों, गैर बंगालियों, बिहारियों और मगरबी पाकिस्तान से आए हुए दीगर ज़बानें बोलने वाले मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता था। बकौल वारिस मीर, उन्होंने वहां एक टब देखा था जिसके ऊपर बेंच पर बिहारियों या गैर बंगाली मुसलमानों को लिटाकर उनकी रगें काट दी जाती थीं। खून एक टब में जमा होता रहता था और आखिरकार वो शख्स अजियतनाक मौत मर जाता था। ऐसा कुछ ही वो मेरे प्रोग्राम में भी बता रहे थे कि एक वाकया बयान करते हुए पूरा माहौल अफसुर्दा हो गया। उन्होंने कहा कि उन दिनों मेरे आर्मी यूनिट का दफ्तर जो जमालपुर जिले के एक कस्बा शेरपुर में वाक़ था, वहां एक लड़का आया और मुझसे मुखातब होकर कहने लगा, मेरे बड़े भाई को गिरफ्तार कर लो, वो मुक्ति बाहिनी में शामिल होकर भारत से ट्रेनिंग लेकर आया है और वहां जाता आता रहता है। वो पाकिस्तान के हामी लोगों को कत्ल करता फिर रहा है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें मालूम है कि इस जुर्म की आखिरकार सजा मौत भी हो सकती है, और क्या तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को इस बात का अंदाजा है? उसने कहा, मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, लेकिन मेरी माँ और मुझे दुख तो यकीनन होगा, लेकिन ऐसे भाई का मर जाना ही अच्छा है जो मेरे करोड़ों भाइयों के साथ गद्दारी कर रहा हो। फिर कहने लगा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे अपने साथियों के साथ गिरफ्तार करके ले आऊं। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथी कौन हैं? उसने जवाब दिया कि मेरे साथी इस्लामी जमीयत तलबा के लड़के हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम ऐसा मत करो, मैं खुद उसे बुलवा लूंगा, और 2 दिन के अंदर ही हमने उसके भाई को उस वक्त गिरफ्तार करवा लिया जब वो भारत के बॉर्डर से मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था। 3 दिन तक उसे कैंप में रखा और समझाया तो बात उसकी भी समझ में आ गई, लेकिन मेरे जहन में एक बात अटक कर रह गई कि उस लड़के के साथी किस बला के होंगे कि जो अपने सगे भाई को भी गिरफ्तार करवाने और कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिटायर्ड मेजर रियाज हुसैन मलिक उसके बाद बयान करने लगे कि मैं उन लड़कों से जाकर मिला तो मुझे देखकर हैरत हुई कि उनमें से हर नौजवान ईमान की हलावत और जज्बे से इस कदर माला माल है कि वो उस दौर के लोग ही मालूम नहीं होते। इसी दौरान मेजर साहिब को ख्याल आया कि क्यों ना इन नौजवानों की एक फोर्स तख्लीक की जाए जो भारत की तैयार करदा मुक्ति बाहिनी का मुकाबला कर सके। मेजर साहिब ने उससे कहा कि वो अपने तमाम साथियों को लेकर स्कूल के इहाते में आ जाए। वो लड़का शाम को इस्लामी छात्रों संघों के बेशुमार नौजवानों को लेकर वहां आ गया। ये लड़के काफी ज्यादा थे और उस कस्बे के लिए हमें कम लड़कों की जरूरत थी, इसलिए मेजर साहिब ने मजबूत जिस्म और कद काट के लड़कों को एक तरफ करना शुरू किया और कमजोर जसामत और छोटे कद के लड़कों को उस फोर्स से अलहदा कर दिया। इस दौरान वो जब एक छोटे से कद के लड़के के पास गए और उसे अलहदा होने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। मेजर साहिब ने कहा कि तुम्हारा कद बहुत छोटा है, इसलिए तुम फोर्स में शामिल नहीं हो सकते। ये सुनते ही वो अपनी एड़ियां उठाकर पंजों पर खड़ा हो गया और कहने लगा, अब तो कद पूरा हो गया। वाकये के बयान के वक्त का ये वो लम्हा था जब प्रोग्राम में मौजूद हर शख्स की आंख नम थी, और ये आंसू गम के नहीं थे बल्कि उम्मत मुस्लिमा की उस रिवायत के तसलसल में तशक्कुर के आंसू थे जिसकी बुनियाद मैदान बद्र में 2 छोटे बच्चों मुआज और मऊज ने रखी थी। बद्र के मारके की कसमा पुरसी का भी क्या आलम होगा। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 14 सालों की मेहनतों का समर, कुल 313 नफूसे कुदसिया सहाबा किराम जब उस रेतले टीलों वाले मैदान में जमा हुए थे, उन 313 का कुल सामाने हर्ब 2 घोड़े, 6 जिरहें और 8 तलवारें थीं। यानी सिर्फ 8 सहाबा किराम ऐसे थे जिनको लड़ाई के लिए हथियार मुयस्सर थे, जबकि बाकी 295 में कोई पत्थर तेज करके लाया था
اور کسی کے ہاتھ میں کھجور یا کسی اور درخت کی لکڑی سے بنایا گیا ڈنڈا تھا۔ یہ 313 وہ تھے جو اس دن کائنات کی تاریخ بدلنے والے تھے۔ ایمان کا عالم یہ تھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میدان بدر کی جانب روانگی سے قبل ہر کسی کو معلوم تھا کہ کفار کا لشکر 1000 لوگوں پر مشتمل ہے اور ہر کسی کے پاس اسلحہ موجود ہے، لیکن کسی ایک نے بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ ہم ایک ایسی جنگ کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں جس میں دنیاوی اسباب کے اعتبار سے صرف شکست ہی شکست نظر آتی۔ حفیظ جالندھری کے شاہنامہ اسلام نے اس کی کیا خوب منظر کشی کی ہے۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا انہیں ایک سیدھی سادی کملی والے پر۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ دنیا کی تقدیر بدلنے والے اس قافلے میں 2 نوجوان معاذ اور معوذ بھی تھے کہ جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ سمجھتے ہوئے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تو وہ دونوں آقا علیہ السلام کے سامنے ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اب تو ہمارا قد بڑا ہو گیا ہے۔ میرے اللہ نے ان کے اس جذبے کی ایسی لاج رکھی کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امتوں کے فرعونوں سے بڑا فرعون کہا، ابو جہل، ان دونوں کم سن جنگجوؤں معاذ اور معوذ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ 1400 سال بعد جب اس بنگالی لڑکے نے جمال پور کی آرمی یونٹ میں پنجوں پر کھڑے ہو کر اپنا قد بلند کیا تو بقول میجر ریاض حسین ملک میرے دماغ میں میدان بدر گھوم گیا اور ایک ہی لمحے میں اس تنظیم کا نام البدر رکھ دیا گیا۔ ان سرفروشوں اور صاحب ایمان البدر کے مجاہدوں اور شہیدوں کی داستان سلیم منصور خالد نے البدر کے نام سے 600 صفحات پر مشتمل ایک کتاب میں تحریر کی ہے۔ وہ بھی اس لمحے نم آنکھوں کے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے۔ مشرقی پاکستان کے سانحے کو 50 سال بیت چکے ہیں، لیکن ہمارا میڈیا، ہماری سیاست اور حکومت ان البدر کے مجاہدین کو فراموش کر چکے ہیں۔ برطانیہ کا وزیر اعظم آج بھی جنگ عظیم اول میں ان کے لیے لڑنے والے گوجر خان کے سپاہی کی قبر پر پھول چڑھاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں تاج برطانیہ کے لیے جان دینے والوں کی عزت و تکریم قائم رہے۔ جو قومیں اپنے لیے قربانی دینے والوں کو بھول جاتی ہیں، تاریخ بھی ان قوموں کو فراموش کر دیا کرتی ہے۔